करते हैं। पॉलीसेकेराइड्स में हम लोग कुछ टाइप्स और स्ट्रक्चर की सीरीज को देख रहे हैं और ये सभी बायोलॉजिकल सिस्टम में बहुत ही ज्यादा पढ़े जाते हैं। तो जब आगे आप सेल बायोलॉजी या फिर सिस्टमैटिक्स में या अन्य जगहों पर इसको पढ़ेंगे तो वहां जरूरी नहीं है कि वो आपको इसके बारे में बताए कि पेक्टिन क्या है, क्या इसका स्ट्रक्चर होता है। लेकिन बीइंग स्टूडेंट आपके लिए बहुत जरूरी होता है कि जब भी पेक्टिन टर्म आता है, सेलुलोज टर्म आता है, ग्लाइकोजन टर्म आता है, स्टार्च टर्म आता है, तो आपके समझ में ये होना चाहिए कि ये सारी चीजें क्या हैं, किन चीजों से बनी है और कौन सी खास बातें हैं इनकी। ठीक है ना? तो इसीलिए हमें बेसिक्स में अभी जितना वर्क हो रहा है ये सारा बायोकेमिस्ट्री का बेसिक्स है, तो बेसिक्स में हमें इन सब चीजों की मदद लेनी पड़ती है। आज हम लोग जिस एग्जाम्पल को देख रहे हैं वो एग्जाम्पल है पेक्टिन। पेक्टिन, हाँ पेक्टिन, ठीक है। पेक्टिन जो है वो पार्ट ऑफ सेल वॉल है, मतलब कंस्टिट्यूएंट है किसका? सेल वॉल का। वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सेल वॉल। तो सेल वॉल का ये एक कंस्टिट्यूएंट में से एक है। और किस चीज का बना होता है? किस चीज से बना हुआ है? तो मेड अप ऑफ, देखो, स्टर्स ऑफ डी गैलेक्टोयूरोनिक एसिड, यूरोनिक एसिड। अब चूंकि हम लोग पढ़ चुके हैं ना डिराइव्ड मोनोसेक्राइड्स, जिस विद्यार्थी के दिमाग में इसका कोई डायग्राम आया बहुत बढ़िया, जिस विद्यार्थी के दिमाग में डायग्राम नहीं आया वो यहीं पर अपने मन में एक होमवर्क लिख लिया कि क्लास खत्म होने के बाद हम इसको एक बार रिवाइज करेंगे। मैं गारंटी कहता हूं कि वो विद्यार्थी कभी भी पीछे नहीं जाएगा। ठीक है? स्टर्स ऑफ, तो ये स्टर्स कैसे होते हैं? मिथाइलेटेड, मतलब मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है। मिथाइलेटेड स्टर्स ऑफ डी गैलेक्टोयूरोनिक एसिड प्लस, और क्या सब चीजें होती हैं? अराबिनोज, ये मोनोसेक्राइड है। फ्री गैलेक्टोज, वो भी मोनोसेक्राइड है। ठीक है? और ये सब मिलकर आपस में, ये तीन यूनिट्स मिलकर आपस में क्या बनाते हैं? पेक्टिन। ठीक है? गैलेक्टोज पढ़ा चुके हैं, अराबिनोज आप बुक से देख के स्ट्रक्चर प्राप्त कर सकते हैं, डी गैलेक्टोयूरोनिक एसिड स्ट्रक्चर बता चुके हैं। आप एक विद्यार्थी हैं, आप बोलेंगे नहीं इसको भी हम होमवर्क में लेते हैं, एक बार इसका डायग्राम ट्राई जरूर करेंगे। हिपैरिन, सेकेंड जो एग्जांपल है वो है हिपैरिन। हम सब जानते हैं कि हिपैरिन क्या है? एंटी क्लॉटिंग एजेंट ऑफ ब्लड, ब्लड को जमने से रोकता है, इसे हम लोग बोलते हैं एंटी क्लॉटिंग एजेंट ऑफ ब्लड। हमारे ब्लड को जमने से क्या करता है? वो रोकता है? तो ये वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। वर्टिब्रेट्स में, द फाउंड इन वर्टिब्रेट्स एंड सलाइवा ऑफ मॉस्किटो। मच्छर जो हमारा खून चूसते हैं तो वो अपने सलाइवा में हिपैरिन डाल देते हैं हमारे ब्लड में, ताकि उनके माउथ पार्ट में ब्लड क्लॉट नहीं करे, जम नहीं जाए। किस चीज का बना होता है? सब एकदम बेसिक जानकारी आ रही है। ग्लूक यूरोनिक एसिड, ग्लूक यूरोनिक एसिड हो गया प्लस सल्फो आइड्यूरोनिक एसिड प्लस सल्फो ग्लूकोसामाइन। ठीक है? तो देखिए कितना डाइवर्सिटी है। ग्लूक यूरोनिक एसिड है, आइड्यूरोनिक एसिड है, लेकिन उसमें सल्फेट जुड़ा हुआ है। ग्लूकोसामाइन है लेकिन उसमें सल्फेट जुड़ा हुआ है। ये सारे डेराइव्ड मोनोसेक्राइड्स हैं। क्या है? सभी के सभी डेराइव्ड मोनोसेक्राइड्स। तो इसलिए डेराइव्ड मोनोसेक्राइड्स को अच्छे से रिवाइज कर लेना है। अब थर्ड जो है वह है हाइल्यूरोनिक एसिड। हाइल्यूरोनिक एसिड एक बड़ा पॉपुलर एग्जाम्पल है।
इसको हम लोग बोलते हैं कि ये पाया जाता है। कहां पाया जाता है? इट इज फाउंड इन एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स। एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ईसीएम कहते हैं, एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स हो गया। और ये जो एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स है, ये कहां पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? ऑफ कार्टिलेज, हमारे कार्टिलेज में, है ना। एंड साइनोवियल फ्लूइड, फ्लूइड एट आवर जॉइंट्स। हमारे जो जॉइंट्स होते हैं, हड्डियां जहां जुड़ती हैं, उस जगह पर एक तरल पदार्थ होता है जो लुब्रिकेंट होता है। क्या होता है ये? लुब्रिकेंट। इस यही लुब्रिकेंट जब सूख जाता है तो आर्थराइटिस होता है। ये साइनोवियल फ्लूइड का एक कंपोनेंट है हाइलुरोनिक एसिड। अगर हाइलुरोनिक एसिड इस फ्लूइड में नहीं रहे तो ज्वाइंट्स का काम गड़बड़ हो जाता है। फिर ज्वाइंट से संबंधित समस्याएं जो हैं वो आने लगती हैं। इतना महत्वपूर्ण है हाइलुरोनिक एसिड। ठीक है। ये किस चीज से बना होता है? मेड अप ऑफ, किस चीज से बना होता है? ये बना होता है ग्लूक यूरोनिक एसिड प्लस एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। अब आप समझते हैं, जो विद्यार्थी डिराइव्ड मोनोसेक्राइड का अभ्यास नहीं करता या नहीं पढ़ता है, उसके लिए ये सभी क्या होते हैं? सिर्फ एक नाम होते हैं। इस नाम के बारे में उनको कुछ पता नहीं रहता है। तो विद्यार्थी बोलता है कि बाप रे, बायोलॉजी में तो बहुत रटना पड़ता है। अरे रटना इसलिए पड़ता है क्योंकि हम उसको समझते नहीं है। यदि हम इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं तो फिर जब भी जितने बार नाम लिखेंगे हम, उतने बार यह स्ट्रक्चर हमें दिखाई देगा। मान लो कि हम कहते हैं कुतुब मीनार, तो जितने लोगों ने कुतुब मीनार को देखा है वह सब आंख के सामने महसूस करेंगे, करे ये तो कुतुब मीनार ऐसा होता है। ठीक है ना। तो यही चीज है जो कि साइंस में आपको समझना पड़ता है। इसको बहुत ध्यान से। अब इसे देखो, ग्लूक यूरोनिक एसिड है, ड्राइव्ड मोनोसेक्राइड है। एक डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं इसका। क्योंकि ये ग्लूक यूरोनिक एसिड है तो इसका 6th कार्बन जो है वो इस रूप में है। ठीक है। ये बीटा फॉर्म होता है, इसलिए ऐसे प्लस एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन कैसे दिखता है? हाँ, ये सभी बीटा फॉर्म में है। बीटा फॉर्म ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। ठीक है। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर्स ड्रॉ होते हैं। यहां पर क्या होता है? कौन सा ग्रुप होता है? एसिटाइल ग्रुप होता है। यहां पर एन से जुड़ा रहता है, CONH2 ये स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है। और देखिए, गौर करिएगा, यहां जो OH है 3rd पोजीशन पर, ये OH इससे रिएक्ट करता है तो इन दोनों के बीच में एक वाटर मॉलिक्यूल निकलकर बाहर चला जाता है। और ये निकल गया, ये निकल गया। इस ऑक्सीजन को हम लोग थोड़ा सा बैलेंसिंग करते हैं और देखिए कैसे इसका स्ट्रक्चर बनता है। ये ऑक्सीजन और ये इस कार्बन से। अब आप लोग मुझे बताइए कि इसका ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होगा? ठीक है। ये 1 है, ये 3 है। जल्दी बताइए। बीटा 1,4 1,3 है ना। बीटा 1,3। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? ये बीटा 1 बीटा 3 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। 1,3 क्योंकि दोनों बीटा है तो आप कॉमन भी लिख सकते हैं। सो कॉमन भी लिखता है बीटा 1,3 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो थोड़ा सा आप स्ट्रक्चर का अभ्यास आप करें, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगी। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट में।
फोर्थ में, दैट इज कॉन्ड्रियोटिन सल्फेट। इसका जो नाम पड़ा है ना, वह नाम पड़ा है कॉन्ड्रा। कॉन्ड्रा मतलब कार्टिलेज। ये कार्टिलेज में पहली बार रिपोर्ट किया गया था। तो कहां मिलता है, कहां मिलता है ये? तो हम लोग कहते हैं ये फाउंड इन कार्टिलेज। कार्टिलेज में मिलता है ये। टेंडन जो ज्वाइंट्स है, टेंडन में मिलता है, बोन टू बोन। लिगामेंट में मिलता है, बोन टू मसल। एंड वॉल ऑफ ब्लड वेसल में मिलता है। मतलब इन सब जगहों पर इसका लोकेशन है जहां पर कॉन्ड्रियोटिन सल्फेट रिपोर्टेड होता है उसके सेल में। किस चीज से बना होता है? मेड अप ऑफ। किस चीज से बना होता है? तो हम लोग बोलते हैं कि ग्लूक्यूरोनिक एसिड। ठीक है ना? ग्लूक्यूरोनिक एसिड प्लस एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, ये सब शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। इन दोनों से मिलकर ये बना है कौन? कॉन्ड्रियोटिन सल्फेट। और इसमें ये जो एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन होता है, ये सल्फेटेड होता है। क्या होता है? सल्फेटेड। इसलिए हम लोग बोलते हैं इसे कॉन्ड्रियोटिन सल्फेट। सोचिए इतना सारा हमारा ऑर्गन में कैसे ये सारे चीजें रहती हैं, और इसमें थोड़ी सी भी गड़बड़ी हो जाए तो हमारा वो ऑर्गन क्या हो जाता है? डिफेक्टिव हो जाता है, उसमें प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो जब भी हम स्टडी करते हैं तो हमें इन सब चीजों इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। एक दो और मेजर है। एक मेजर में आता है काइटिन। नाम सबने सुना होगा, इंसेक्ट के काट जो स्केलेटन में रिपोर्टेड है। इसके बारे में कहते हैं सेकेंड मोस्ट एबंडेंट, सबसे ज्यादा दूसरा पाया जाने वाला मैक्रो मॉलिक्यूल है। तो आपसे सवाल है कि पहला कौन है? अगर यह सेकेंड मोस्ट अबंडेंट, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड। कहाँ होता है, कहाँ मिलता है ये? तो हम लोग कह रहे हैं एक्सोस्केलेटन, जिसे हम लोग दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं? क्यूटिकल ऑफ इंसेक्ट्स। ठीक है, इनमें मिलता है काइटिन। और किस चीज से बना होता है? मेकिंग क्या, किस चीज का होता है? तो यह जो है वह पॉलीमर है, एक ही यूनिट का पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। मतलब सिर्फ एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन ही आपस में जुड़ते रहते हैं और यह काइटिन जो है वो बन जाता है। इसमें कौन सा लिंकेज मिलता है? बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब कोई भी विद्यार्थी है वह इसका स्ट्रक्चर ट्राई करना चाहिए उसको, और ट्राई करने के लिए मैं आपका मनोबल बढ़ाता हूं, मैं आपके साथ इसको ट्राई करता हूं। हम अगर एक एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन बनाते हैं वो भी बीटा फॉर्म में। एक चीज सबको याद रखना चाहिए कि शुरुआती दौर में अभ्यास करना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूं कि लर्न लाइक अ चाइल्ड। एक बच्चा एबीसीडी सीखने के बावजूद भी उसको कई महीनों तक बनाता है। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्स में वो आ जाए उसके। आपको भी इन सब चीजों को ध्यान देना चाहिए। स्ट्रक्चर्स को कभी आलस नहीं करो, हमेशा इस स्ट्रक्चर को जरूर बनाओ। ठीक है ना? ये नहीं करके कि बाबा रे कि होवे इतना स्ट्रक्चर है, कभी घबराना नहीं है, क्योंकि आलसियों को कभी सफलता जिंदगी में नहीं मिलता है। ठीक है, देखिए ये हो गया एन-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, ये फर्स्ट पोजीशन है। अब एक दूसरा एन-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन हम बना देते हैं। क्या दिक्कत है भाई? मेरे साथ आप सब लोग बना ही रहे होंगे। कभी भी ऐसा मत करना कि चुपचाप देखना, बल्कि हाथ भी चलाते रहना। देखिए ये तो गड़बड़ हो रहा है ना। NH2 अंत में क्यों दे रहे हैं? NH2 तो डराता नहीं है। गड़बड़ी में गड़बड़ी हमसे भी जाता है। COCH3, हाँ COCH3।
और ये हो गया OH, HOH, ओके, ये CH2H, ये स्ट्रक्चर बन गया। अब किसके बीच में होता है? 1 और 4 पे ये पोजीशन है, तो ये जो स्ट्रक्चर, ये जो जगह है, यहीं से ये आपस में जुड़ता है। और कैसे जुड़ेगा? क्या हो गया, कैसे जुड़ेगा ये? तो यहां से चला और ये वो ऑक्सीजन इस 4th जगह से जुड़ा। इसको चूंकि ये दोनों बीटा फॉर्म है, तो हमने कहा कि बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ओके। और दूसरे जो टर्म में हम लोग जैसे लिखते हैं उसमें कैसे लिखते हैं कि एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, मतलब ऐसे 1 बीटा 1 तीर का निशान, बीटा 4 बंद, फिर एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, इस फॉर्म में भी इसको। इसमें क्या होता है ना कि दोनों तरफ किस तरह के मोनोसेक्राइड हैं उसको लोग निरूपित करते हैं। अगर एक ही तरह का है तो नो नीड टू राइट एनीथिंग, बस इसको ऐसे लिख देना है। यह जो है वह काइटिन होता है। हमारा एक एग्जाम्पल है, बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है, जिसका नाम होता है अगर हमें और जीने की चाहत न होती अगर तुम न होते। अरे तो गाना था, लेकिन ये गाना की बात नहीं है, ये एक सीरियस बात भी है। रेड एल्गी के सेल वॉल में मिलता है। कहां मिलता है ये? कहां मिलता है? तो सेल वॉल ऑफ रेड एल्गी, ठीक है, रेड एल्गी के सेल वॉल में ये मिलता है। और रेड एल्गी सबसे ज्यादा मतलब ओशन में ही मिलता है ये, ठीक है ना। ये मेडअप किस चीज से बना होता है ये? तो डी गैलेक्टोज, डी गैलेक्टोज, वो भी कौन सा? बीटा डी गैलेक्टोज। और बीटा डी गैलेक्टोज के साथ और क्या होता है? सल्फेटेड, सल्फेटेड अल्फा एल गैलेक्टोज। अब आपके मन में सवाल बहुत जोर से आएगा कि सर बायोलॉजी में तो सब जगह डी शुगर ही होता है, क्योंकि सेल डी शुगर को ही लेता है। सर ये एल शुगर तो बायोलॉजिकल साइंस में मिलता नहीं है, तो फिर ये कहां से आ गया, कैसे आ गया सर? ये तो गड़बड़ हो गया सर। बिल्कुल, ये सवाल बिल्कुल उचित है। देखिए इसका जवाब, सेल के अंदर हम क्या लिख रहे हैं? सेल के अंदर, सेल के अंदर डी गैलेक्टोज जो है उसको चेंज किया जाता है एल गैलेक्टोज में। बात समझ में आ गई? इसके लिए यहां पर एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम होता है, वो क्या करता है? डी गैलेक्टोज को चीज में सेल के अंदर। इसीलिए ये जो एल गैलेक्टोज है इसका भी सोर्स क्या है? डी गैलेक्टोज। तो सेल में जब भी इस तरह का कुछ एक्सेप्शनल घटना देखते हैं हम लोग, तो वहां निश्चित रूप से एक बार अपने आप को ध्यान देकर सोचना चाहिए कि जब बायोलॉजिकल साइंस में, लिविंग सिस्टम में सिर्फ डी शुगर ही मिलता है, तो यहाँ एल शुगर कैसे आया? तो एल शुगर यहाँ बनाया गया, सेल के अंदर में आया था डी शुगर ही, लेकिन सेल के अंदर में एंजाइम की मदद से क्या किया गया? इसको एल फॉर्म में चेंज किया। जो अगर है, अगर का हम लोग अगर अगर भी कहते हैं, इसका यूज जो है, यूज टिश्यू कल्चर में बहुत ज्यादा होता है। टिश्यू कल्चर में हम लोग न्यूट्रिएंट मीडियम में, न्यूट्रिएंट के लिए, नॉरिशमेंट के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। इसके बहुत सारे ब्रांड हैं जो बाजार में मिलते हैं। लैब में जाएंगे तो बहुत सारे ब्रांड्स मिले, जैसे फुनोरी ब्रांड, फुनोरी भी है, ये अगर का है, अगर है ये। दूसरा कैरेजीन, कैरेजिनीन, ये कैरेजिनीन जो है ये भी अगर का ही नाम है। इसके अलावा हम सब देखते हैं एगारोज जेल यूज किया जाता है। एगारोज जेल जो है वो यूज किया जाता है किसमें? यह जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में यूज किया जाता है।
यह भी इसी चीज से बना होता है। तो कितना महत्व है इस अगरोज का, अगर का, कि अगर ये नहीं मिलते तो हम लोग को अपने टिश्यू कल्चर लैब में या बायोटेक्नोलॉजी लैब में कुछ अन्य विकल्पों पर काम करना पड़ता है। इसके अलावा भी कुछ पॉपुलर एग्जाम्पल्स हैं जिसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है बट दिमाग में रखना है, जैसे पेप्टिडोग्लाइकान। सब ये सब पढ़े हुए हैं आप लोग टर्म, कोई ऐसा नाम मैं नहीं बोल रहा हूं जो आप नहीं जानते। ये बैक्टीरियल सेल वॉल में मिलता है, बैक्टीरियल सेल वॉल में मिलता है, इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना है हम लोग को, है ना। ये बना होता है किसका, तो एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन प्लस 2 एसिटाइल म्यूरामनिक एसिड। देखो 2 एसिटाइल म्यूरामनिक एसिड, और कौन सा इसमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, β1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, ये भी डेराइव्ड मोनोसेक्राइड है, ये भी डेराइव्ड मोनोसेक्राइड है। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि जो विद्यार्थी सिर्फ मोनोसेक्राइड पढ़ के निकल गया नॉर्मल और उसने डेराइव्ड नहीं पढ़ा, तो वो आगे आकर क्या होता है, उसका माथा दर्द करते रहता है कि ये सब क्या है, एन स्टाइल ग्लूकोसामाइन क्या है, म्यूरामिक 2 स्टाइल म्यूरामिक एसिड क्या है। तो ये सब चीजों को अभ्यास एक आध बार होना चाहिए, परिचय तो निश्चित रूप से होना ही चाहिए। तो आप देखिए कि किस प्रकार से ये जो पॉलीसेकेराइड के डिफरेंट एग्जांपल्स हैं वह आपको मदद करता है चीजों को समझने में। कोई भी पॉलीसेकेराइड, अब देखिए पॉलीसेकेराइड्स एंड देयर स्टेबिलिटी, पॉलीसेकेराइड्स एंड देयर स्टेबिलिटी। पॉलीसेकेराइड और उसके स्टेबिलिटी के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड को चेक करें, चेक बॉक्स बना दे रहे हैं, है या नहीं है। दूसरा, आयोनिक इंटरैक्शन है या नहीं है, चेक करें। तीसरा, वैंडरवाल, वैंडरवाल्स इंटरैक्शन है या नहीं है, क्योंकि जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है वो तो है ही, लेकिन अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ज्यादा है, बहुत स्टेबल, आयनिक बॉन्ड भी मिल रहा है, वैंडरवाल भी मिल रहा है, इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक था अभी, इसे हम लोग कहते हैं पॉलीसेकेराइड। देखिए मल्टीपर्पस वर्क ऑफ हाइड्रोक्साइड ऑफ अ सुगर। देखो ये हमारा सुगर है, इसको स्ट्रक्चर को मतलब इसे सिखाने के लिए बना रहे हैं। ये OH है, ये OH क्या कर, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कर सकता है। ये OH क्या कर सकता है, बाइंड्स विथ अमाइनो एसिड, ये अमाइनो एसिड के साथ बाइंड कर सकता है, ये फैटी एसिड के साथ बाइंड कर सकता है, ये एन बेसिस के साथ बाइंड कर सकता है, ये फॉस्फेट के साथ बाइंड कर सकता है, ये सल्फेट के साथ बाइंड कर सकता है, ये मेटल के साथ बाइंड कर सकता है, ये आप बस सोच लें वो इसके साथ बाइंड कर सकता है, अदर अल्कोहल के साथ बाइंड कर सकता है। ठीक है, ये किसी भी तरह के पोलर मॉलिक्यूल से बाइंड कर सकता है। बाबा रे, ये OH है कि जादुई पिटारा है ना। सचमुच ये OH जो है वह जादुई पिटारा है, ठीक है ना। और शायद इसीलिए ग्लूकोज या जो जितने भी मोनोसेक्राइड्स हैं उनके सक्सेस का राज, कि ग्लूकोज क्यों इतना सक्सेसफुल है, क्योंकि इसके पास 5 OH है ना। और ये 5 OH से 5 जगह जुड़ सकता है। हम लोग जब भी अपने जैसे कि दुर्गा पूजा देखते हैं तो हम लोग दुर्गा माता के क्या देखते हैं, 10 भुजाधारी,
और सभी भुजाओं पर क्या होता है, अलग अलग तरह की चीजें होती है। सरस्वती पूजा आने वाला है, 4 भुजाएं हैं माता सरस्वती की। एक एक में, 2 में वो सितार बजाती है, वीणा जिसको बोलते हैं वीणा बजाती है, एक में कमल होता है, एक में पुस्तक होता है, या अगर एक से वो अगर वीणा बजा रही है तो एक में माला होता है। मतलब कि जो जो भी ज्ञान के लिए जो भी चीजें प्रामाणिक है वो सब उनके हाथों में दिखाया जाता है। ऐसा नहीं है कि उनकी ये ऐसे ही हाथ होते हैं, लेकिन नहीं होते कि मल्टीटास्किंग हैंड है, कि मान लो कि हम लिख भी लेते हैं, हम पेंटिंग भी कर लेते हैं, हम बांसुरी भी बजा लेते हैं, हम तीर भी चला लेते हैं, तो हमारे कितने हाथ हो गए, 4 हाथ हो गए। तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि क्यों इसका एक्सेप्टेंस इतना ज्यादा है, क्योंकि ये मल्टीपर्पस वर्क जो है ये करता है। ठीक है, कोई सवाल?